हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जी के बुक की सीरीज शुरू की हुई थी और हम पढ़ रहे थे इस किताब को लाइन टू लाइन। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा सेकंड लेक्चर। तो एक बार फर्स्ट लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री क्या होती है और डिफरेंट थ्योरीज जो हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स ने दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ डेटिंग यानी कि बीसी, बिफोर क्रिस्ट, एडी, एनो डोमिनी। उसके बाद डिफरेंट एराज पढ़ी थी। एराज के बाद हमने पढ़ा था कि इंडिया को फिलोसफर्स या फिर बाकी हिस्टोरियंस ने कितनी फेजेस में डिवाइड किया है, जो कि 3 फेजेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एंशंट इंडिया, second one is medieval India and the third one is मॉडर्न इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे एंशंट इंडिया के हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या होते हैं। द सोर्सेज दैट गिव अस इंफॉर्मेशन यानी कि वो स्रोत जो हमें जानकारी दें अतीत की घटनाओं के बारे में। यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हिस्ट्री में यानी कि पास्ट में क्या हुआ, हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी जैसे कि किताबों से पता चला होगा या फिर उस टाइम के कॉइन्स वगैरह, बर्तन वगैरह, पॉटरी वगैरह मिली होगी। जो भी सोर्सेज वगैरह मिले, चीज़ें मिली, हम उन्हीं से तो पता चलता है ना कि हमें क्या हुआ होगा वहाँ पे हिस्ट्री में। तो वो सोर्सेज, वो स्रोत जिनसे हमें जानकारी दे सारी पास्ट की घटनाओं के बारे में, उन्हें क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज और दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं, जो चीज़ें हमें लिखित में मौजूद है यानी कि साहित्यिक स्रोत रिटर्न में। जैसे कि उस टाइम पे कोई राजा महाराजा के यहाँ कोर्ट पोइट होगा या फिर कोई किसी अन्य इंसान ने जो भी मतलब लिख के छोड़ दिया होगा और वो आज हमें मिल जाते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, लिटरेरी सोर्सेज के अंदर। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हीरोडोटस। जो हीरोडोटस था उसने क्या लिखा था, उसने अपनी किताब लिखी थी ना, द हिस्टोरियंस। उसमें उसने क्या बताया था, ग्रीक और ईरान के वॉर्स के बारे में। तो वो एग्जाम्पल हो गया किसका, लिटरेरी सोर्सेज का। उसके बाद सेकंड होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक स्रोत। वो कौन से होते हैं, देखिए जैसे कि एक तो हो गए लिखित में लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल मतलब हमें उस टाइम की चीज़ मिली है हिस्ट्री से, हमने जैसे कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, खुदाई वगैरह की किसी जगह की, और हमें वहाँ चीज़ें मिली जैसे कि पॉटरी मिली, बर्तन वगैरह मिले, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स वगैरह मिली। वो सारे किसके अंदर आ गए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें मिली, जैसे कि किसी जगह हमें कोइंस मिले तो उससे हमें क्या पता चलता है कि किस राजा ने राज किया होगा यहाँ पे, उसके कैसे कोइंस थे। तो वो उन ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए अगर हम कभी भी कंपैरिजन करने लग जाएं लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, तो हम ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा रिलायबल कौन से होंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। क्यों, क्योंकि देखिए जो लिटरेरी सोर्सेज है, ये बात कब की हो रही है, एंशंट इंडिया की। तो एंशंट इंडिया में लोग इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं कि मतलब कि हाँ उन्होंने सब कुछ लिख के छोड़ गए और हम आ जाके पढ़ लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और स्टोन एज वगैरह में तो लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, इतने स्क्रिप्ट वगैरह डेवलप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद वैदिक एज में भी और बाकी सब जब ये एजेस आई तो उसमें किस पे लिखते थे, ज़्यादातर पत्तों पे लिखते थे, पाल्म लीव्स पे लिखते थे और वॉल्स वगैरह पे लिखते थे। इन सब चीज़ों पे तो अब इतने साल तक उन्होंने रखे 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 उनको खराब, वे खराब हो गई ना, जैसे कि जो पेज वगैरह थे वो गल गए होंगे और अक्षर वगैरह मिट चुके हैं। तो हमें बहुत ही कम सोर्सेज अवेलेबल हैं लिटरेरी सोर्सेज के। और क्या पता, जैसे कि कोई गॉड पोइट है किसी राजा महाराजा के यहाँ काम करता है, वो तो उससे क्या पता क्या लिखवा दे, क्योंकि वो तो राजा के लिए काम करता है ना, वो कुछ भी लिख सकता है राजा की बड़ाई करने के लिए। इसीलिए हम उसे वो चेंज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब सच लिखा हुआ हो। और सेकंड वन है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे ज़्यादा बिलीव किस लिए करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें कोई चीज़ मिली, कॉइन्स वगैरह, वो थोड़ी ना कोई चेंज कर सकता है,
नहीं ना, इसीलिए हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, फोटो दिखाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा किस लिए ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये है डिफरेंट सील्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह जो उस टाइम पे चलते थे। अब इनसे हम, इसमें कोई इंसान काट छाट के कोई चेंज तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये सील जैसे भी थी वैसी की वैसी ही रही होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत ख़राब हो गई होगी, क्या पता, इतना टाइम पीरियड हो गया, थोड़ा बहुत जंग वंग लग गया हो, टूट गई हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब सारी ही ख़राब हुई होगी। और हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ये जैसी की है हमें खुदाई के बाद वैसी ही मिली होगी। ये देखिए, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट, यानी कि वहाँ खुदाई हुई होगी और उसके बाद हमें पता चला कि उस टाइम पे जो लोगों को दफनाते कैसे थे, कैसे बरी करते थे, इंसान को एक 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 साथ भी करते थे, और कहीं कहीं जगह तो हमें डबल मिले हैं, जैसे कि मेल भी साथ में बरी किया गया है और उसकी फीमेल भी साथ में बरी की गई है। तो इससे खुदाई करने के बाद ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो इसे खुदाई करने के बाद या फिर हमें इस चीज़ से क्या पता चलता है कि उस टाइम पे इंसान के साथ साथ उसकी ज़रूरी चीज़ें भी दफनाते थे। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बर्तन वगैरह, पोटरी वगैरह, प्लेट्स और बाकी सारी चीज़ें ये दफनाई गई थी। तो उन लोगों का क्या मानना था, उनका मानना था कि इंसान का जब दूसरी जगह जन्म होगा तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जाएंगी। देखिए, ये तो उनका कहना है, ये भी लिटरेरी सोर्सेज में हमें मिले हैं, लेकिन हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि ये, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये हर घर में अपना एक वेल था। अच्छी तरीके से जो घर थे ऐसे ही नहीं बनाए जाते थे, अच्छी तरीके से पहले मैप वगैरह तैयार किया जाता था, यानी कि सोच समझ के घर बनाए जाते थे। और ये देखिए, स्टेप वेल जो है, ये सीढ़ियाँ ये ऊपर से नीचे तक उतरती आ रही हैं, यानी कि वो लोग बहुत बहुत ही अच्छी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद देखिए, लिटरेरी सोर्सेज के आगे और भी कैटेगरीज की हुई है, दो कैटेगरीज है, एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक है सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। लिटरेरी सोर्सेज की दो कैटेगरीज हैं, एक है इंडिजिनस सोर्सेज और दूसरी है फॉरेन सोर्सेज। देखिए, जो इंडिजिनस सोर्सेज है वो कौन से सोर्सेज हैं, जो इंडिया के राइटर्स ने, जो कि इंडिया के राइटर्स और लेखकों के लिखे हैं एंशंट हिस्ट्री में, वो सारे किस में आ गए, लिटरेरी सोर्सेज में। वो सारे आ गए लिटरेरी सोर्सेज के इंडिजिनस सोर्सेज में, यानी कि इंडिया के ही लोगों के द्वारा लिखी गई है। सेकंड, फॉरेन सोर्सेज। जो फॉरेन सोर्सेज मतलब जैसे कि कोई फॉरेन मतलब बाहर से कोई दूसरे देश का कोई यात्री वगैरह, स्टूडेंट वगैरह, या किसी राजा ने अगर आक्रमण वगैरह किया होगा तो उनके साथ जितने भी राइटर्स वगैरह आए, उन्होंने जो किताब लिखी है वो हो गई फॉरेन सोर्सेज। और जो जानकारी हमें बाहर दूसरे देशों के में जो किताबें लिखी गई हैं उनसे प्राप्त होती हैं, उन्हें कहते हैं हम फॉरेन सोर्सेज। तो इंडिजिनस सोर्सेज के भी कई टाइप हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया रिलीजियस सोर्सेज, मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी किताबें लिखी गई हैं। अब इसमें एग्जांपल कौन सा हो गया, एक तो हो गया ब्राह्मणिक टेक्स्ट। ब्राह्मणिक मतलब सारे के सारे हिंदू टेक्स्ट, जैसे कि वेद हो गए, उपनिषद हो गई, यानी हमें जिन सबसे चीज़ें जो जानकारी मिलती है, यानी कि पहले भारत देश कैसा था, कैसे यहाँ के लोग थे, कौन से भगवान की पूजा करते थे, कैसे व्यापार करते थे, ये सब चीज़ें किस में आ गई, ब्राह्मणिक टेक्स्ट में। सेकंड वन इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मतलब जो बुद्धिज्म, जो गौतम बुद्ध थे उनकी टीचिंग्स वगैरह, उनके डिसिपल्स ने जो किताबें वगैरह लिखी हैं, जैसे कि इसमें तीन एग्जाम्पल है, सुत पिताक, विनय पिताक और अभिधम पिताक, ये एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जैन टेक्स्ट, यानी कि जैन धर्म के डिसिपल्स ने लिखी है, जैन धर्म के लोगों ने उस टाइम पे, जैसे कि महावीर स्वामी जी की टीचिंग्स वगैरह, उन्होंने क्या क्या बताया, और उस टाइम पे इंडिया की जो हिस्टोरिकल कंडीशंस कैसी थी वो भी लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब ये सारे तीनों के तीनों हो गए धर्म से रिलेटेड। तो जो धर्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट हमें मिले हैं उन्हें कहते हैं हम रिलीजियस टेक्स्ट। उसके बाद सेकंड वन इज सेकुलर। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष जैसे कि वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है, नहीं है, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ना वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, ना वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ना वो जैनिज्म से रिलेटेड है, वो एकदम अलग हैं। उसके एग्जाम्पल्स हो गए हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड, हिस्टोरिकल टेक्स्ट कौन से होते हैं? हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं जो मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में बताए, और उनमें धर्म से कुछ भी नहीं है देना देना। इसका एग्जाम्पल मैं एक किताब का देना चाहूँगी। कौटिल्य चाणक्य जी को तो आप सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने उनको राजा बनने में मदद की थी, तो उनको तो आप जानते हैं, उनका नाम कौटिल्य भी था, कहते थे ना उन्हें। तो कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने क्या लिखा था कि किसी राजा को कैसा होना चाहिए, किसी राजा को अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक राजा को किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात नहीं माननी चाहिए, उसे कैसे राज करना चाहिए, कैसे अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए, ट्रेड कैसा करना चाहिए, पड़ोसी देशों से कैसे संबंध रखने चाहिए, इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में। तो ये किस में आ गया? हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। उसके बाद सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। सेमी हिस्टोरिकल, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि जिसमें हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ दे रखा है, थोड़ा बहुत आधा, और बाकी दे रखा है किसी भी जैसे पर्टिकुलर उसके बारे में, अगर जिसके बारे में किताब लिखी है। इसका एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझेंगे। पाणिनि, एक ऋषि थे पाणिनि, उन्होंने एक किताब लिखी थी अष्टाध्याय। तो जो अष्टाध्याय की किताब है वो एक बेसिकली ग्रामर बुक है, ठीक है। उसमें हमें ग्रामर वगैरह के बारे में पता चलता है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ उन्होंने उस टाइम पे जो किंग रूल कर रहा था उसके बारे में भी लिखा है। तो वो हो गई सेमी हिस्टोरिकल। देन इट इज़ बायोग्राफिकल टेक्स्ट। बायोग्राफिकल टेक्स्ट तो जैसे कि आप समझते ही होंगे नाम से, बायोग्राफी यानी कि किसी भी किंग की बारे में लिखा है। ये बेसिकली कौन लिखते थे? जैसे किसी भी राजा के कोर्ट में कोर्ट पोएट्स होते हैं ना, उनके खुद के लेखक, वो उनके बारे में लिखते थे। तो ये राजा के, देखिए इस पे है ना हम कम भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट पोएट है वो तो उसी राजा के अंडर काम कर रहा है ना, तो जो राजा चाहेगा वो वही लिखेगा। अब वो ये थोड़ी ना है कि राजा के बारे में कुछ बुरा उल्टा फुल्टा लिख देगा, और क्योंकि अगर ऐसा लिखेगा तो वो राजा उसे मार भी सकता है। तो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ झूठ मूठ भी लिख देते हैं, बहुत सी बार ऐसी बातें जिनका कोई मतलब ही सिर पैर नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, पृथ्वीराज रासो। ये किताब है, किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। और ये जो किताब है इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट वगैरह है, यानी कि सब लोग तो कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी की और पृथ्वीराज चौहान जी की लड़ाई हुई थी उसमें क्या है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ सोर्सेज हमें बताते हैं कि मतलब पृथ्वीराज चौहान जी की लड़ाई मृत्यु जंग के मैदान में ही हो गई थी युद्ध करते हुए। लेकिन ये जो किताब है पृथ्वीराज रासो, इसमें लिखा हुआ है कि मतलब पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु युद्ध में नहीं हुई थी, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो मोहम्मद गोरी उनको अपने साथ अफगानिस्तान ले गए थे, और वहाँ पे उन्होंने जेल में काल कोठरी में बंद कर दिया था, उनकी आंखें निकलवा दी थी रोड से, और वो अंधे हो गए थे और उन्हें बांध के रखा जाता था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मोहम्मद गोरी जो था वो अपनी तीर धनुर्धर की तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, तो जो इनके कोर्ट पोएट थे ये बोले कि सर आप तो क्या ये इतना हल्का सा कर रहे हो, पृथ्वीराज चौहान जी ना इतने अच्छे धनुर्धर है कि आप कहीं से आवाज़ भी करोगे ना वो ना सीधा वहीं पे निशाना लगा देंगे, बेशक वो अंधे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम भी देखना चाहेंगे उनका कमाल। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, उनको बुलाया और निशाना रख दिया, उधर घंटी बजाई, पृथ्वीराज चौहान ने तीर लगाया और निशाने पे जाके लगा। उन्होंने 2-3 बार ऐसा ही किया और हर बार तीर निशाने पे लगता। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी जो था वो खुश हो गया और उन्होंने तालियां बजाई। तो जैसे ही ताली बजाई, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, ताले की आवाज़ सुन के उधर ही तीर मारा और वो मोहम्मद गोरी के सीने में लग गया और मोहम्मद गोरी मर गया। तो देखिए ये तो किताब में लिखा है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें डिस्प्यूटेड है, मतलब हम बता नहीं सकते कि सच लिखा है या झूठ लिखा है। कोई सोर्सेज कुछ कहता है, कोई सोर्सेज कुछ कहता है, इसीलिए ये कम रिलायबल हैं। उसके बाद ब्राह्मणिक टेक्स्ट। हिंदू टेक्स्ट कौन से होते हैं? देखिए ब्राह्मणिक टेक्स्ट कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।